है बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो, कल हमने एक्यूट इन्फ्लामेशन के बारे में पढ़ा था, आज हम क्रोनिक इन्फ्लामेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्यूट तो हमारा हो गया था कंप्लीट। दूसरे टाइप का जो इन्फ्लामेशन है वो है आपका क्रोनिक इन्फ्लामेशन। तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन आपका क्या है पर्टिकुलर दूसरे टाइप का? अगर इन्फ्लामेशन, एक्यूट इन्फ्लामेशन लॉन्ग टाइम तक चलेगा, है ना, किसी पार्ट में अगर इन्फ्लामेशन लंबे समय तक, देखो पहले क्या होएगा, स्टार्टिंग फेज में एक्यूट इन्फ्लामेशन होएगा, और वही अगर लॉन्ग टाइम तक चलेगा, परसिस्टेंट रहेगा, तो उससे क्या होएगा, जो टिश्यू है जहां पे इन्फ्लामेशन हो रहा है, या तो उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा या रिपेयरिंग प्रोसेस वहां पे एक्टिवेट होएगा। तो जो प्रोलोंग टाइप का इन्फ्लामेशन है, जो लंबे समय तक चलता है, उसको हम क्रोनिक इन्फ्लामेशन बोलते हैं। तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन का डेफिनेशन क्या हो गया? क्रोनिक इन्फ्लामेशन इज ए प्रोलोंग्ड इन्फ्लामेशन, मतलब जो लंबे समय तक चले, एंड इट कंजिस्ट ऑफ इन्फ्लामेशन, जिसमें इन्फ्लामेशन वहां पे टिश्यू के नियर बाई साइड पे रहेगा, एंड इट काजेज टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड रिपेयर। ठीक है, या तो वो टिश्यू डिस्ट्रक्ट हो जाएगा या वहां पे रिपेयरिंग प्रोसेस एक्टिवेट होगी। ये चीज समझ में आ गई डेफिनेशन? एक्यूट क्रोनिक में फर्क पता लग गया? एक्यूट कुछ समय के लिए होएगा, जबकि क्रोनिक लॉन्ग टाइम तक चलेगा। ठीक है बेटा? यस सर। अब इसके कारण क्या है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन के काजेज क्या है? तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन हम जानते हैं कि पहले हमें क्या होएगा, एक्यूट इन्फ्लामेशन होएगा। सो इट अकर्स फॉलोइंग एक्यूट इन्फ्लामेशन, मतलब पहले पर्सन को एक्यूट इन्फ्लामेशन होएगा और उसके बाद उसको क्रोनिक इन्फ्लामेशन होएगा। तो पहला रीजन तो यही है कि उसको एक्यूट इन्फ्लामेशन के बाद लंबे समय तक चल रहा है इन्फ्लामेशन, तो वो क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। या दूसरा कारण ये है कि रिकरेंट अटैक ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन, बार बार उसको एक्यूट इन्फ्लामेशन हो रहा है, एक बार हुआ वो ठीक हो गया, वापिस उसको हुआ वो वापिस से ठीक हो गया, तो ये बार बार जो आपका इन्फ्लामेशन एक्यूट हो रहा है वो कहलाएगा रिकरेंट अटैक ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन। ठीक है, और तीसरा कारण रहेगा क्रोनिक इन्फ्लामेशन स्टार्टिंग डी नोवो। अब ये क्या प्रोसेस है इसको हम आगे देखेंगे। तो मेनली ये तीन कारण जो है वो क्रोनिक इन्फ्लामेशन के रहेंगे। तो अब क्रोनिक इन्फ्लामेशन के टाइप्स कितने हैं, तो हम इसको दो टाइप पे डिवाइड करेंगे। पहला कहलाएगा क्रोनिक नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेशन, एंड दूसरा कहलाएगा क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन। अब इसमें दो वर्ड यूज किए गए हैं, देखो पहला तो है नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक मतलब यहाँ पे जो सेल होंगी इंफ्लामेटरी सेल्स, वो नॉन स्पेसिफिक रहेंगी। So non-specific inflammatory cells are infiltration is present, है ना। तो इसमें जैसे आपकी कोई सेल है, ये जैसे मैं साइड में एक सेल बना रहा हूँ बेटा, अगर इस सेल में इंफ्लेमेशन या डैमेज हुआ है तो उससे क्या होगा, इस सेल से कंस्टिट्यूएंट लीक आउट होकर के बाहर आने लगेंगे। फिर हमने कहा था नियर बाई जो ब्लड वेसल्स है उससे भी बहुत तरह के कंपोनेंट लीक आउट होकर के बाहर आते हैं, तो वो भी आपके लीक आउट होकर के एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो जो सेल और ब्लड वेसल है उसके बीच में जो फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट होएगा, इनफिल्ट्रेट होकर के बाहर आएगा। तो इसको हम बोलेंगे इंफ्लामेटरी सेल से अगर फ्लूइड इनफिल्ट्रेट होकर के बाहर आता है तो उसको क्या बोलेंगे, क्रोनिक का नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेशन बोलेंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल जैसे है ओस्टियोमाइलाइटिस या लंग एब्सेस या एक्टिनोमाइकोसिस, ये कुछ तीन एग्जाम्पल है जो नॉन स्पेसिफिक के हैं। जैसे कई लोगों को आप देखते होंगे कि उसके गाल के ऊपर जो है वो फुंसी टाइप की बन जाती है और फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। ये आपका फिगर में मैं शो कर रहा हूं, दिखाई दे रहा है एक्टिनोमाइकोसिस में। एक्टिनोमाइकोसिस में फिगर आपको दिखाई दे रहा है, ये यस सर। गर्ल जो यस है सर। इस, हाँ तो इसके गर्ल के देखो बेटा, जो गाल वाली साइड है या फेस का जो साइड पोर्शन है वहां पे कोई एब्सेस हो गया है, और उस एब्सेस की वजह से वहां से फ्लूइड लीक आउट होकर के इनफिल्ट्रेट होकर के बाहर आ गया है, जिससे वो एरिया स्वेल हो गया। तो ये एक एग्जांपल आपका एक्टिनोमाइकोसिस किसका हो जाएगा,
क्रोनिक नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेशन का। समझ में आ गया? तो खासियत क्या होगी क्रोनिक नॉन स्पेसिफिक की, कि वहां जो इन्फ्लामेटरी सेल्स है उनसे सर्टेन फ्लूइड्स जो है वो लीक आउट होकर के बाहर आए। ठीक है, तो ये पहले टाइप का हो गया। दूसरे टाइप का जो होगा उसको हम क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन बोले। अब क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन में क्या होगा, यहाँ पे इसका जैसा कि नाम बता रहा है, यहाँ ग्रेनुलोमा बनेगा। अब जो ग्रेनुलोमा बनता है वो दो टाइप का होता है बेटा। ग्रेनुलोमा क्या होता है, एक पाउच होता है, जहां पे भी इस तरह का इन्फ्लामेशन होएगा उस पाउच के अंदर बेटा क्या हो जाएगा, एक तरह से फ्लूइड तो एक्यूमुलेट होगा ही, साथ में वो टिश्यू या तो डेड हो जाएंगे या वहां पे स्वेलिंग आ जाएगी या वो सेल्स डेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जैसे आपको नीचे हिस्टोलॉजी दिखाई गई है, जैसे हमारे को कई बीमारियां होती है, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस या लेप्रोसी या सेफेलिस या एक्टिनोमाइकोसिस या सर्कोडोसिस, ये कुछ एग्जाम्पल ग्रेनुलोमेटस टाइप के इन्फ्लामेशन के हैं। तो अब इसमें देखो बेटा क्या बनेगा, जब हम जैसे लंग का टेस्ट करते हैं तो इसमें छोटे छोटे ग्रेनुलोमा पाउच बन रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं राइट साइड वाला जो फिगर है उसमें। यस सर। यस सर। तो इस तरह के पाउचेज जो हैं वो बन जाएंगे। तो यदि आप एक्सरे भी कराओगे तो उस एक्सरे में इस तरह का एक तरह से जिसको हम बोल सकते हैं पैच जो है वो आपका आएगा, वो पैच अपीयर होएगा। तो इसलिए टीबी के लिए जैसे डॉक्टर क्या करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है टीबी एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है जो एक बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की वजह से होती है। ये बैक्टीरिया जब हमारे लंग्स में ज्यादातर ग्रो करता है, हमारे टीबी इस साल कोर्स में भी है, तो वहां जब उसकी ग्रोथ होएगी तो पर्टिकुलरली क्या काम करेगा, वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई उन सेल्स में जहां पे वो ग्रो कर रहा है वो सेल्स में ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस तरह के ग्रेनुलोमा पाउच जो है, जो हमारे को फिगर में दिखाई दे रहे हैं, वो पाउच आपके दिखाई देंगे। तो जब पेशेंट एक्सरे कराएगा तो उसमें इस तरह का पाउची स्पॉट अगर आ रहे हैं तो वो क्लियर कट इंडिकेशन दे रहे हैं कि पेशेंट को टीबी हुई है। तो दो टाइप के इन्फ्लामेशन हमें हो सकते हैं, एक नॉन स्पेसिफिक क्रोनिक इन्फ्लामेशन और एक ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लामेशन। समझ में आ गया बेटा? यस। यस। तो अब जब क्रोनिक इन्फ्लामेशन, हम जानते हैं कि जब भी इन्फ्लामेशन होता है तो उसमें बहुत तरह के मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, कल हमने एक्यूट में भी देखे थे। तो जब क्रोनिक इन्फ्लामेशन होएगा तो उसमें किस तरह के मीडिएटर्स रिलीज होंगे, तो यहाँ पे हम मीडिएटर्स को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो मैक्रोफेजेस सेल्स होती हैं, है ना, और एक हमने कहा था कि लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो ये दो टाइप्स के मीडिएटर्स उस साइट पे रिलीज होंगे। तो जो मैक्रोफेजेस सेल्स जो होती हैं, जो कि उसको इंगल्फ करती हैं इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स के फॉर्म में, वहां पे कई तरह के इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे। ये इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे प्रोटीएज, इंटरल्यूकिन 1, टीएनएफ मतलब ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, एराकिडोनिक एसिड के जो मेटाबोलाइट है कल हमने पढ़े थे, उससे प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते थे, ल्यूकोट्राइन्स बनते थे, देन प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स बनते थे, वो रिलीज होंगे उस साइड पे। कल हमने कहा था कि एंडोथेलियल से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है और एंजियोजेनेसिस डेवलप करेगा। इसी तरह से ग्रोथ फैक्टर्स, अब इसमें ग्रोथ फैक्टर्स दो तरह के होंगे, पहला तो होगा प्लेटलेट डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर जिसको हम पीडीजीएफ बोलेंगे, या दूसरे फैक्टर होंगे एफजीएफ जिसको फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स। तो इतने टाइप्स के इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स मैक्रोफेजेस के फॉर्म में वहां पे रिलीज होंगे। दूसरे जो होंगे वो लिम्फोसाइट्स होंगे। तो एक्चुअली जो हमारे, हम जानते हैं कि जब भी इन्फ्लामेशन होता है टी सेल बी सेल उस पार्ट पे अटैक करती है ताकि उसको इंगल्फ कर सके। तो ये जो एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स हैं वो एक तो उस पार्ट पे जहां पे हो रहा है फाइब्रोसिस या इन्फ्लामेशन हो रहा है वहां पे फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स स्टिमुलेट करेंगे, रिलीज करेंगे, और इनके रिलीज होने की वजह से वहां कोलाजन बनेगा, है ना। ये जैसे हमने कहा था, जैसे ये ब्लड वेसल बनाई, आपको स्टार्टिंग में वीडियो एक दिखाया था, उस वीडियो में बताया था कि जैसे ही सेल के ऊपर कोई इन्फ्लामेशन होता है वो सेल डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से सर्टेन मीडिएटर्स, जैसे हमने कहा था न्यूट्रोफिल्स आपके माइग्रेट हो रहे थे, टी सेल बी सेल मैक्रोफेजेस जा रही थी, लिम्फोसाइट जा रहे थे, बहुत तरह के मीडिएटर्स रिलीज हो रहे थे, तो वो तो इन्फ्लामेशन शो करेंगे।
लेकिन बाद में क्या होता था, ये वैसोडाइलेशन होकर के जब ये मीडिएटर यहाँ पहुंच जाते थे, तो ये मीडिएटर्स वहां पे जो बैक्टीरिया या टॉक्सिन्स है उसको इंगल्फ कर लेते थे, और इंगल्फ कर करके वो न्यूट्रोफिल्स या मैक्रोसाइट्स या मैक्रोफेजेज या बी सेल टी सेल वो क्या काम करते थे, वो कोलाजन फाइबर्स बनाते थे, ताकि उन फाइबर्स से यहाँ पे रिपेयरिंग हो सके। तो या तो वो कोलाजन के फॉर्म में रिलीज होंगे और वहां पे उसके रिपेयरिंग या स्केरिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे, या दूसरा जो प्रोसेस होएगा उसमें ये पीडीजीएफ मतलब प्लेटलेट डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होंगे, जो कि टीजीएफ एफ बीटा ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा को रिलीज करेंगे, और इंटरफेरोन गामा आपका वहां पे एक्टिवेट होएगा। तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन में इतने मेडिएटर्स हमारे वहां पे रिलीज होते हैं। बेटा एक स्क्रीनशॉट ले लेना। श्रीधर आया है? श्रीधर प्रेजेंट है? Yes, sir. हाँ, एक स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, Ye- आगे अलाउ नहीं Yes, sir. करेंगे। Yes, sir. तो अब हमारे को यदि क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है बेटा, तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन में पेशेंट को सिम्टम क्या क्या आएंगे? तो जब भी किसी पेशेंट को क्रोनिक टाइप का इन्फ्लामेशन होएगा तो फीवर होएगा। देखो अभी हमने कहा था टीबी हो रही थी, तो टीबी का पहला सिम्टम यही आता है। इसके अलावा उसको एनीमिया होएगा। एनीमिया इसलिए हो रहा है बिकॉज आपके ब्लड के डिफरेंट कंपाउंड्स लीक आउट होकर के उस इंजर्ड टिश्यू या सेल के पास में जा रहे हैं। देन ल्यूकोसाइटोसिस हो रहा है, क्योंकि ल्यूकोसाइट्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जो इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और एक इसमें सिम्टम और आएगा जिसको हम बोलेंगे एम्लियोडोसिस। एम्लियोडोसिस क्या होता है? ये क्रोनिक इन्फ्लामेटरी के जो सेकेंडरी सिम्टम्स आते हैं उनको हम एम्लोडोसिस बोलते हैं। तो ये प्रोसेस या सिम्टम्स पेशेंट के अंदर अपीयर होंगे। तो अभी हमने कहा कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन में जो सीरियस टाइप का इन्फ्लामेशन है जिसमें टिश्यू नेक्रोसिस होती है या टिश्यू डेड हो जाते हैं, जैसे टीबी में हो रहे थे, उसको हम ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन बोल रहे थे। तो उसमें प्रोसेस क्या होता है? देखो सबसे पहले जैसे हमारे लंग के अंदर सेल इंजरी हुई एक बैक्टीरिया की वजह से, हमने कहा था टीबी इसकी वजह से हो रही थी, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ये जब बैक्टीरिया हमारे लंग्स के अंदर जाएगा तो वहां पे लंग्स में सेल इंजरी डेवलप करेगा और टीबी डेवलप करेगा। तो ये इन्फ्लामेशन या टीबी कैसे डेवलप कर रहा है, उसकी सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या होंगी, वो हमने यहाँ पे राइट साइड में ग्राफ में आपको दिखा रखा है, फ्लो चार्ट में। जानते जैसे ये बैक्टीरिया जाएगा वहां की नियर बाई सेल्स से जो ब्लड सप्लाई आ रही है, वहां से सर्टेन न्यूट्रोफिल्स और टी सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट होंगी। पहले टी सेल्स आपकी न्यूट्रोफिल्स आएंगी, वो उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगी, लेकिन अगर वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, वहां इन्फ्लामेशन ज्यादा है, तो क्या होगा, वहां पे पहले वीक एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आपके डेवलप होंगे। हमने कहा था पहले एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है, और जब वो लगातार होता रहता है, बार बार होता रहता है, या आपका कंटिन्यूअसली सस्टेन्ड होता है, तो उस केस में एक्यूट इन्फ्लामेशन क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले हमारे को, क्योंकि वहां पे वो न्यूट्रोफिल्स जो आई हैं वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है बैक्टीरिया को, इस वजह से वहां पे इन्फ्लामेटरी प्रोसेस आपका डेवलप होएगा, जिसको हम एक्यूट इन्फ्लामेशन बोलेंगे। और बहुत तरह के मीडिएटर्स रिलीज होंगे, क्योंकि जैसे बार बार अपन बात वही कर रहे हैं वीडियो वाली, जैसे अपन ने स्टार्टिंग में कहा था, ये ब्लड वेसल्स है, ये नियर बाई सेल है जहां इंजरी हुई है। इस सेल के अंदर हमारा एक बैक्टीरिया डेवलप हो गया है जिसको हम माइकोबैक्टीरियम लेप्राई बोल रहे हैं या ट्यूबरकुलाई बोल रहे हैं। ठीक है, ये जब बैक्टीरिया लंग्स वाली सेल्स में जाएगा तो वहां पे इन्फ्लामेशन और इंजरी करेगा। तो जैसे ये होता है, इस ब्लड वेसल्स में क्या होएगा बेटा, वेसोडाइलेशन होएगा। ये ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएगी सबसे पहले, और डायलेट होकर के इसके न्यूट्रोफिल्स और सर्टेन टाइप्स के मैक्रोफेजेज यहाँ रिलीज होंगे। साथ में डिफरेंट टाइप्स के मीडिएटर्स यहाँ पे रिलीज होंगे। वो मीडिएटर्स कई थे, हमने कहा था प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्रेडिकाइनिन, साइटोकाइनिन्स, है ना, ल्यूकोट्राइन्स, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स, ये सब उसमें रिलीज होंगे। और फिर न्यूट्रोफिल्स उन बैक्टीरिया को इंगल्फ करने के लिए यहाँ पे रिलीज होंगे, ताकि यहाँ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो बैक्टीरिया है उसको इंगल्फ कर सके। तो पहले प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये जो आपके मीडिएटर्स रिलीज हुए हैं उस साइड पे वो फेल कर रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स भी फेल हो रहे हैं डाइजेस्ट करने में, तो और ज्यादा न्यूट्रोफिल्स का मूवमेंट यहाँ पे होएगा ताकि वो इसको फिल कर सके।
इसको इंगल्फ कर सके, तो ये न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेज उसको इंगल्फ करेंगे बेटा। लेकिन इंगल्फ करने के बाद में भी यदि यहाँ इंजरी कंटिन्यूसली रह रही है, इंजूरियस एजेंट्स या जो बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट है, तो उस केस में हमारा जो टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटरी रिस्पॉन्स है वो डेवलप होएगा, क्योंकि पहले न्यूट्रोफिल आते हैं, अगर वो फेल हो जाते हैं, मैक्रोफेजेज फेल हो जाती हैं, तो फिर ब्लड से हमारे टी सेल और बी सेल यहाँ से रिलीज होकर के आएंगे, वो हमारी इम्यूनिटी को डिसाइड करते हैं। तो अगर ये आपके इंजूरियस एजेंट्स या बैक्टीरिया अगर डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, पुअरली डाइजेस्ट हो रहा है, तो अब हमारा टी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स उस साइट पे एक्टिवेट हो जाएगा। तो जब भी टी सेल एक्टिवेट होती है हमारी सेल के अंदर, हर सेल के ऊपर ये सेल होती है जिसको हम CD4 सेल बोलते हैं, उन CD4 सेल का एक्टिवेशन हो जाएगा। तो यहाँ जैसे ये सेल के ऊपर CD4 सेल हैं जिनको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये CD4 सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये एक्टिवेशन होने पे क्या होता है, ये जो टी सेल होती हैं ये इन्हीं से जाके अटैच होते हैं, CD4 सेल से जाके अटैच होती हैं। तो ये क्या काम करेंगे, दे एक्टिवेट CD4 सेल एंड टी सेल। और जैसे ही ये दोनों रिएक्ट करेंगी, उनसे क्या होगा, सर्टेन टाइप्स के लाइपोकाइनिन्स, इंटरल्यूकिन, जिसमें इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2, इंटरफिरोन गामा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा और कीमोटैक्टिक फैक्टर्स वहां पे रिलीज हो जाएंगे। ये सर्टेन टाइप्स के मीडिएटर्स उस पार्ट में रिलीज होंगे। और हम जानते हैं कि जैसे ये मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, वहां पे टिश्यू में मैक्रोफेजेज वाला प्रोसेस एक्टिवेट हो जाता है। तो ये टिश्यू मैक्रोफेजेज प्रोसेस को एक्टिवेट करेगा, जिससे सेल का, टी सेल का प्रोलिफरेशन प्रोसेस एक्टिवेट होएगा। और जैसे ही वो इसको इंगल्फ करेंगी, अब इंगल्फिंग प्रोसेस हमारे इन मीडिएटर से ही होएगा। पर्टिकुलरली जो इंगल्फिंग एक्टिवेट होएगा वो इंटरफिरोन गामा से एक्टिवेट होएगा। तो अब देखो बेटा, दो चीजें हो सकती हैं, या तो हमारी जो एपिथेलियल सेल है या जो सेल थी जिसमें इंजरी हुई थी वो ठीक हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए, या वो नेक्रोटिक सेल में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे या तो फाइब्रोब्लास्ट बनेंगे और साइटोकाइनिन्स रिलीज होंगे, या वो गेंद सेल मतलब डेड सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, और उससे एक ग्रेनुलोमा पाउच उस सेल के अंदर बन जाएगा जो आपको एक्सरे में दिखाई देगा। तो ये समझ में आ गया बेटा, ग्रेनुलोमा इन्फ्लामेशन कैसे आपका डेवलप होता है, ये फ्लो चार्ट आपको समझ में आ गया है। यस सर। तो इस तरह से ये कंटिन्यूसली प्रोसेस हमारा एक्टिवेट होएगा और चलेगा। तो अब देखो, जब भी इंफ्लामेटरी प्रोसेस होता है, हम कहते हैं कि बहुत तरह के मीडिएटर्स रिलीज होते हैं। तो क्या स्टेप रहेगी, जैसे ही हमने कहा कोई सेल में डैमेज होता है, तो वो सेल डैमेज कैसे हो सकती है, या तो कोई फिजिकल स्ट्रेस की वजह से, या केमिकल स्ट्रेस की वजह से, या कोई बैक्टीरिया या इन्फेक्शन वहां पे इरिटेंट आ गया है, तो उसकी वजह से सेल डैमेज प्रोसेस एक्टिवेट होएगा। और सेल डैमेज एक्टिवेट होएगा तो हमने कहा था कि सर्टेन टाइप्स के आपके एराकिडोनिक एसिड बनेंगे, है ना, नेक्रोटिक फैक्टर्स बनेंगे जो उस सेल के लिए इंजरी और इन्फ्लामेशन करेंगे। तो ये क्या काम करेंगे, एराकिडोनिक एसिड बनाएंगे। एराकिडोनिक एसिड फिर कोक्स से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कोक्स से रिएक्ट करके सर्टेन टाइप्स के इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स बनाएंगे। वो मीडिएटर्स हमने कहा था कौन कौन से थे बेटा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स था जिसको पीजी से डिनोट कर रहे थे, पीजीई से, जो हमने पहले स्लाइड में देखे थे, या प्रोस्टासाइक्लिन्स बन रहे थे जिसको हम PGI2 से डिनोट कर रहे थे, या फिर थ्रोम्बोक्सिन A2 बन रहे थे जो प्लेटलेट से डेराइव्ड हो रहे थे जिसको हम TXA2 से बोल रहे थे, या फिर आपके लाइपो ऑक्सीजनेज एक्टिवेट होकर के ल्यूकोट्राइन्स बना रहे थे। ठीक है, तो अब चूंकि कोक्सी रिएक्ट कर रहा है, इस वजह से ये सर्टेन टाइप्स के इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स वहां पे रिलीज हो गए जो पेन और इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो यदि हमें पेन और इन्फ्लामेशन रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, इस एंजाइम को ब्लॉक करना पड़ेगा, कोक्स2 को। तो जितने भी NSAIDs हैं, नॉन स्टीरोइडल एनाल्जेसिक एंटी इंफ्लामेटरी एंटी पायरेटिक ड्रग्स, जो पेन, फीवर और इन्फ्लामेशन को रोकें, जैसे रोफेकोक्सिब और सेलेकोक्सिब, वो कोक्स2 को ब्लॉक करेंगे। और जितनी भी NSAID हैं बाकी जो नॉन सेलेक्टिव हैं, वो दोनों को ब्लॉक करेंगी, कोक्स1 कोक्स2 को ब्लॉक करेंगे। और हमने कहा था कि ये जो कोक्स1 है ये बेनिफिशियल प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है।
तो यदि हमने नॉन सेलेक्टिव आपकी इस तरह की एनाल्जेसिक, पेन किलर या फिर एंटीपायरेटिक और एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग ले ली है, तो उनसे हमें अल्सर, किडनी फेलियर, है ना, इसकी रिस्क जो है वो डेवलप हो जाएगी। तो हम कौन सी पेन किलर लें या कौन सी एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग लें जो कोक्स 2 को इनहिबिट करें? तो इसमें रोफेकोक्सिब और सेलेकोक्सिब आपके एग्जाम्पल बताए गए। फिर हमने कहा था कि सर्टेन टाइप्स के इंडक्शन से होने से एडिशन फैक्टर्स रिलीज हो रहे थे। अब उन एडिशन फैक्टर को हमने पढ़ा था किस नाम से बेटा? C3, C2 और C5 से लेकर के C9, इस तरह के मीडिएटर्स या कंपाउंड्स या साइटोकाइनिन्स आपके प्रोडक्शन होंगे। अगर सेल में इंजरी होती है तो सर्टेन टाइप्स के एंजाइम भी एक्टिवेट होंगे और सर्टेन टाइप्स के इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स भी रिलीज होंगे, जिनको हम साइटोकाइनिन्स के नाम से भी जान रहे थे। लेकिन यदि इस सेल में इस सर्टेन टाइप्स के इंफ्लेमेटरी एंजाइम्स दो बन जाएं, जिनका नाम है पेरोक्सीनाइट्रेट और हाइपोक्लोरस एसिड, तो ये फिर क्या काम करेगा? इस सेल को डैमेज कर देगा, इस सेल को नेक्रोटिक कर देगा, इस सेल को किल कर देगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस इस तरह से इन्फ्लामेशन का चलेगा। समझ में आ गया बेटा ये प्रोसेस? यस सर। तो अभी देखो, जैसे कोविड की भी बार बार एग्जाम्पल बता रहे हैं, वो इसलिए बता रहे हैं कि क्या होता है कोविड में भी वो वायरस आपका जब अंदर जाएगा तो लंग्स में डैमेज करेगा, और लंग्स में डैमेज कर करके लंग्स के अंदर आपके पैच आएंगे। वो पैच क्रोनिक इन्फ्लामेशन के पैच हैं, वो आपको सीटी स्कैन या सीटी स्कोर में भी दिख जाते हैं। तो यदि इस तरह के पैच या इन्फ्लामेशन आ रहे हैं तो हम क्या काम करें? इस प्रोसेस को ही रोक दें पूरे को, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा है। तो हमने कहा था कि जो सेल्यूलर डैमेज होता है उसमें एक एंजाइम होता है जिसको जो फोस्फोलिपिड की बाइलेयर मेम्ब्रेन एक तरह से कन्वर्ट करता था एराकिडोनिक एसिड में। उस एंजाइम का नाम क्या था बेटा? उस एंजाइम का नाम हमने बताया था फोस्फोलाइपेज A2। इसको हम PLA2 से इन्फ्लामेशन में यही एंजाइम एक्टिवेट होता है, चाहे वो वायरस से हो रहा हो चाहे बैक्टीरिया से हो रहा हो। तो यदि हम इस एंजाइम को ही ब्लॉक कर दें उस सेल में, तो क्या आगे का प्रोसेस होगा? नो सर। हाँ, तो आगे का प्रोसेस इन्फ्लामेशन का रुक जाएगा। तो यदि हमें इन्फ्लामेशन रोकना है, आगे के प्रोसेस रोकने हैं, सेल नेक्रोसिस रोकनी है और पाउच नहीं बने, इसके लिए हमारे को अर्ली स्टेज में ही ये काम करने पड़ेंगे। इसीलिए देखो, जब अगर कोविड की वजह से इस तरह के पैच आपको आ रहे हैं और सिटी स्कोर में भी आपको अगर दिखाई दे रहा है कि इस तरह के पैचेज हैं वो लंग्स को डैमेज कर रहे हैं, तो अब क्या काम करते हैं? डॉक्टर सभी आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप एंटीवायरल ड्रग की बजाय रेमडेसिविर उसको यूज नहीं करें, उसकी बजाय एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग यूज करें, और वो एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग स्टीरोइड के फॉर्म में होएगी। तो अभी डॉक्टर साहब कई व्हाट्सएप ग्रुप में भी देख रहे होंगे कि कोविड के ट्रीटमेंट में हम एक स्टीरोइडल ड्रग्स जिसका नाम है प्रीडेनिसोलोन, ये प्रीडेनिसोलोन हम यूज करते हैं। तो प्रीडेनिसोलोन क्या है बेटा? ये स्टीरोइडल ड्रग है ना। ये स्टीरोइडल ड्रग क्या काम करती है? ये इस एंजाइम फोस्फोलाइपेज A2 को ब्लॉक कर देती है। तो यदि ये प्रोसेस यहीं पे स्टॉप हो गया तो हमारा इन्फ्लामेशन का जो आगे प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा, उस सेल में नेक्रोसिस या पैच नहीं बनेंगे। आ गया बेटा समझ में ये? यस यस सर। तो अब देखो, बहुत तरह के इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स बन रहे थे। ये अभी हमने कहा कि फोस्फोलिपिड की बाइलेयर मेम्ब्रेन है। तो एक तो हमने कहा था कि यहाँ पे PLA2 एंजाइम होता है, फोस्फोलाइपेज A2 एंजाइम होता है जो एराकिडोनिक एसिड बनाता है। तो या तो हम इस एंजाइम को ही ब्लॉक कर दें, उसके लिए हमारे को यहाँ पे स्टीरोइडल ड्रग हमने दी थी, या फिर आगे क्या होता है, एराकिडोनिक एसिड जो है वो हमने कहा था कि कई पार्ट में कन्वर्ट होता है, वो साइक्लोऑक्सीजनेज से रिएक्ट करके प्रोस्टाग्लैंडिन बना रहा था और थ्रोम्बोक्सिन A2 बना रहा था। तो दूसरी हमने मेडिसिन यूज की थी NSAID, पेन किलर्स और एंटी इंफ्लामेटरी और एनाल्जेसिक ड्रग और एंटीपायरेटिक ड्रग।
वो यहाँ पे कोक्स एंजाइम को ब्लॉक करेंगी, जिससे इस तरह के मीडिएटर्स जो है वो नहीं बनेंगे, और वो मीडिएटर्स नहीं बनेंगे तो इन्फ्लामेशन रुक जाएगा। लेकिन ये एक ही टाइप के इन्फ्लामेशन को रोकेंगे जो साइक्लोऑक्सीजनेज से बन रहे थे, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन या थ्रोम्बोक्सिन। लेकिन हम जानते हैं कि एराकिडोनिक एसिड जब लोक्स एंजाइम के साथ रिएक्ट कर रहा था तो क्या बना रहा था बेटा, ल्यूकोट्राइन्स। हमने पहले देखा था LT-A4, B4, C4, D4 ये सब बन रहे थे, और उसकी वजह से हमारे को अस्थमा या इस तरह की इंफ्लामेटरी रिएक्शंस आ रही थी। तो जो एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं वो और क्या काम करती हैं, वो इस लोक्स एंजाइम को भी ब्लॉक करती हैं, या इसकी एंटागोनिस्ट ड्रग जो है वो भी हम इसमें दे सकते हैं, ताकि ये वेस्कुलर परमेबिलिटी, न्यूट्रोफिल रिक्रूटमेंट इसको रोक सके और इन्फ्लामेशन को प्रिवेंट कर सके। तो जैसे मोन्टील्यूकास्ट, ये भी अभी हम दे रहे हैं उसके अंदर कोविड के केस में। तो मोन्टील्यूकास्ट क्या है बेटा, मोन्टील्यूकास्ट जो है आपकी ये थेरेपी या मेडिसिन जो है ये क्या काम करती है, ये लोक्स एंजाइम जिस रिसेप्टर से जाके एक्ट करता है उसका एंटागोनिस्ट है, उसके एक्शन को ये रोक देगी, उसको ब्लॉक कर देगी, ताकि उस केस में इन्फ्लामेशन नहीं हो। समझ में आ गया बेटा? यस सर। और फिर दूसरा अभी हमने कहा था कि जब एंजियोजेनेसिस प्रोसेस एक्टिवेट होता है तो सर्टेन टाइप्स के साइटोक्रोम्स एंजाइम्स चेंज होते हैं जो एंजियोजेनेसिस और सेलुलर प्रोलिफरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ कोई भी मेडिसिन हमारी ऐसी नहीं है जो इस लेवल पे एक्ट कर सके। तो ये हमारे सर्टेन टाइप्स के मीडिएटर्स हो गए, इनके बारे में मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स के बारे में पहले डिस्कशन कर लिया है। तो ये जैसे आपके सर्टेन टाइप्स के प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गए, ये प्रोस्टासाइक्लिन्स हो गए, ये थ्रोम्बोक्सिन हो गया, ये ल्यूकोट्राइन्स C4, B4, D4, E4 हो गए। ओके बेटा? यस सर। यस सर। अब लास्ट टॉपिक हमारा है रिपेयर एंड हीलिंग, कि जब किसी सेल में इंजरी होती है या उसमें इन्फ्लामेशन होता है तो या तो वो सेल को डेड कर देता है, जैसा अभी हमने देखा क्रोनिक इन्फ्लामेशन में ग्रेनुलोमास टाइप का जो इन्फ्लामेशन था, या तो वो टिश्यू नेक्रोनाइज हो जाएगा या डेड हो जाएगा, या उस टिश्यू के अंदर, उस सेल के अंदर रिपेयरिंग और हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होएगा। तो जो सेल इन्फ्लामेशन के बाद रिपेयर और हील होती हैं, ठीक होती हैं, जैसे आप भी क्या देखते हो, आपको कोई कट लग जाता है, थोड़े दिनों बाद वो घाव जो है वो बढ़ जाता है, उस पे स्कार आ जाता है, और वो स्कार फिर धीरे धीरे रिमूव हो जाता है और एक तरह से जो आपको कट लगा था वो हील हो जाता है। तो ये जो रिपेयरिंग और हीलिंग है ये किन मैकेनिज्म से होता है, कैसे किस प्रोसेस से होता है, उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जो पहले हम रिपेयरिंग से पहले देखो हीलिंग प्रोसेस पढ़ रहे हैं कि टिश्यू में हीलिंग कैसे होती है। तो हीलिंग क्या है? हीलिंग इज द बॉडीज रिस्पॉन्स टू इंजरी। कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई इंजरी होती है ना, या कोई टिश्यू की इंजरी होती है या सेल की इंजरी होती है, तो उसके अगेंस्ट हमारा हीलिंग प्रोसेस एक्टिवेट हो जाता है ताकि उसको वो ठीक कर सके, है ना। उसका जो सेल का इंजरी की वजह से जो लॉस हो गया फंक्शन या उसका स्ट्रक्चर डैमेज हो गया उसको वो करेक्ट कर सके। तो हीलिंग जो है वो हमारी सेल का या टिश्यू का या इंजरी की वजह से जो नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन जो एक तरह से डिफेक्टिव हो गए थे उसको वापस से रेस्टोर कर देगा, ठीक कर देगा। तो जो हीलिंग है वो दो प्रोसेस से होता है बेटा। पहला प्रोसेस होता है रीजनरेशन और दूसरा प्रोसेस होता है रिपेयर। तो रीजनरेशन तो मतलब जो टिश्यू लॉस हो गए हैं, जो सेल लॉस हो गई है, वो वापस से रीजनरेट हो जाए। तो उसमें क्या होना चाहिए? सेल का प्रोलिफरेशन होना चाहिए। तो हीलिंग जो है वो पहले प्रोसेस में रीजनरेशन होएगा जिसमें सेल प्रोलिफरेशन होएगा, और स्पेशली इसमें कौन सी सेल इन्वॉल्व होती है? जो हमारी बॉडी की पैरेनकाइमल सेल्स हैं वो रीजनरेशन प्रोसेस को एक्टिवेट करती है ताकि जो डैमेज हो गई है सेल्स उनकी जगह वो रिप्लेस हो सके और ओरिजिनल टिश्यू की तरह वो वापस से नॉर्मल टिश्यू हो सके। रीजनरेशन के बाद फिर रिपेयरिंग प्रोसेस एक्टिवेट होता है। तो रिपेयरिंग में हमारा क्या होगा? इट इज आल्सो ए प्रोलिफरेशन, बट यहाँ जो टिश्यू इन्वॉल्व होंगे या जो सेल इन्वॉल्व होंगी वो कनेक्टिव टिश्यू के एलिमेंट उसमें इन्वॉल्व होंगे।
तो या तो वो स्कार बना देंगे, पुरन बना देंगे, या वहां टिश्यू फाइब्रोसिस बनाएंगे ताकि वो रिपेयरिंग वाला प्रोसेस एक्टिवेट आपका हो सके। तो ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग चलते हैं, ये दोनों प्रोसेस आइदर रीजनरेशन या रिपेयर एक साथ ही चलेंगे। So both the process of healing, either regeneration and repair, takes place simultaneously. तो अब देखो पहला प्रोसेस क्या था, रीजनरेशन, दूसरा था रिपेयरिंग। तो रीजनरेशन में क्या क्या हो रहा था, अभी हमने कहा था कि जो पेरेन्काइमल सेल्स है वो प्रोलिफरेट होकर के उस रिपेयरिंग प्रोसेस को एक्टिवेट करेंगे, उस हीलिंग प्रोसेस को एक्टिवेट करेंगे। लेकिन ये जो पेरेन्काइमल सेल्स बनती हैं, ये इनका जो लाइव या आपका पर्टिकुलर लाइफ टाइम है वो शॉर्ट होएगा, है ना। इसलिए इनको क्या होना चाहिए, क्योंकि जहाँ टिश्यू सेल या इंजरी हुई है वो लॉन्गर लाइफ स्पान मानती है कि वो सेल लंबे समय तक चले। तो उसके लिए आपका जो टिश्यू का स्ट्रक्चर या फंक्शन रिपेयर करने के लिए, उनको प्रॉपर स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए हमारी जो सेल साइकिल है वो सर्टेन सेल जो है वो सर्टेन ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करेगी ताकि वहां पे रिपेयरिंग प्रोसेस फास्ट हो सके। और ये ग्रोथ फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, एक तो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स होंगे। देखो हम जानते हैं, जैसे आपको जैसे बाइक से गिर गए, स्किट हो गए, तो स्किन के ऊपर आपको क्या हो गया, घाव बन गया है। धीरे धीरे में आप क्या देखते हो, वो घाव ठीक हो जाता है, इसका मतलब जो एपिडर्मिस है वो ग्रो करके वापिस से आ गई है और वो ठीक हो गया। तो क्या हुआ है, वहां पे एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं वो बने। दूसरा अगर ब्लड वेसल में इंजरी हुई है तो उसको कौन ठीक करता है, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स ठीक करेंगे, जिनको वीजीए फैक्टर बोलेंगे। और अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो प्लेटलेट डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स वहां पे ब्लड की क्लोटिंग को रोकेंगे, प्लेटलेट्स को एग्रीगेशन को वो प्रमोट करेंगे ताकि ब्लड लॉस हो जाए, स्टॉप हो जाए। फाइब्रोब्लास्ट फैक्टर्स और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर्स बीटा, टीजीएफ बीटा जिसको बोल रहे हैं, ये हमारे रीजनरेशन प्रोसेस के अंदर ये सारे फैक्टर्स एक्टिवेट होकर के उस सेल के अंदर रीजनरेशन या हीलिंग प्रोसेस को एक्टिवेट करें। फिर हीलिंग का दूसरा प्रोसेस है बेटा रिपेयरिंग। तो रिपेयरिंग में अभी हमने कहा था या तो वहां पे फाइब्रोसिस टिश्यूज बने, जो इंजर्ड टिश्यू हुए हैं वहां पे फाइब्रोसिस प्रोसेस एक्टिवेट हो। तो ये जो प्रोसेस है ये दो स्टेप में आपका होएगा, या तो ग्रेनुलोमा टिश्यू फॉर्मेशन वहां पे हो जाएगा, और अभी हमने कहा था ग्रेनुलोमा होता है तो या तो टिश्यू या सेल ठीक हो जाता है, या वहां पे वो सेल जो है वो नेक्रोसिस वाली कंडीशंस में चली जाती है, वो डेड हो जाती है ना। तो या तो वहां पे सेल डेड प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, वो टिश्यू या सेल जो है वो डेड हो जाएगा, और वो अभी हमने केस में देखा था नेक्रोसिस में आपका पैच बन गया था लंग्स के अंदर। या फिर आपका रिपेयरिंग प्रोसेस एक्टिवेट हुए तो वहां पे क्या बन रहा था, स्कार बन रहा था, तो जो वुंड या घाव है वो कंट्रैक्ट होने लग जाएगा, वहां स्कार बन जाएगा, और वो स्कार जो है वो धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा ताकि वहां से वो जो आपका वुंड या इन्फ्लामेशन हुआ है वो ठीक हो जाए। तो इसमें आपकी बहुत तरह की सेल्स पार्टिसिपेट करती हैं इस रिपेयरिंग प्रोसेस में। एक मेसेनकाइमल सेल्स होती हैं, एंडोथेलियल सेल्स होती हैं, मैक्रोफेजेज, प्लेटलेट और पैरेन्काइमल सेल्स उस इंजर्ड ऑर्गन को ठीक करें। ये चीजें समझ में आ गई है बेटा? Yes, sir. अब जो वुंड हीलिंग है ना, कई बार आपका क्वेश्चन इसी पे आ जाता है, वुंड हीलिंग। तो इसकी अलग अलग स्टेजेज है, ये आज की क्लास में तो अब आगे हो नहीं पाएगा क्योंकि इसमें आधा घंटा हमें कम से कम चाहिए। तो आज हम यहाँ स्टॉप करते हैं, उसके बाद में आपका ये नेक्स्ट पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।